स्कूल की बस ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी थी और 6 साल का आयुष समझो ड्राइवर भैया के सर पे। गर्मी का दिन था। एक हाथ में लाल रंग की वाटर बोतल और दूसरे में सफेद रंग का टिफिन बॉक्स, पीछे स्कूल बैग, सफेद पैंट से बाहर निकली सफेद शर्ट, बाल बिखरे हुए लेकिन आंखों में चमक। उसने कहा, ड्राइवर भैया जल्दी चलो न। ड्राइवर ने आयुष की ओर देखा और मुस्कुरा दिया। बच्चा पिछले आधे घंटे में 4 बार ये बात कह चुका था। ड्राइवर ने कहा, कार्टून फिल्म मिस हुई जा रही है क्या? आयुष ने बड़ी गंभीरता से ना का इशारा किया। ड्राइवर ने फिर पूछा, शू शू आई है क्या? आयुष ने फिर कहा, ना। ड्राइवर ने कहा, भूख लगी ना? आयुष ने कहा, ना। फिर ऐसी क्या इमरजेंसी है भैया? ड्राइवर ने कहा। ट्रैफिक सिग्नल हरा हुआ गाड़ी चल पड़ी। 10 मिनट में आयुष का बस स्टॉप आ गया। रोज की तरह आया उसे लेने के लिए पहुंची हुई थी। वो घर की ओर चले तो आयुष इतनी तेजी से आगे चलने लगा कि जैसे पता नहीं क्या इमरजेंसी आ गई। 5 मिनट में वो दौड़ता हांफता अपने 3rd फ्लोर के फ्लैट की सीढ़ियों पर था। घंटी बजाई, लगातार कई बार बजाने लगा। उसकी इस आदत से उसके पापा बड़े परेशान रहते थे। रोज कहते थे, ऑर्केस्ट्रा पार्टी में हो जो यहाँ कीबोर्ड बजा रहे हो। उसकी माँ रागिनी ने दरवाजा खोला। 7 महीने से प्रेग्नेंट थी। आयुष ने बैग सोफे पर डाला, टिफिन बॉक्स और पानी की बोतल अच्छे बच्चे की तरह किचन में रखी और टाई गंदे बच्चे की तरह सोफे पर फेंक दी। फिर माँ से लिपट गया। बोला, बताओ ना, तुम्हारे कारण मैं कितनी जल्दी आया स्कूल से। बताओ ना मम्मी। रागिनी ने कहा, अच्छा अच्छा आराम से, तुझे बताया ना आजकल मम्मा से ज्यादा चिपकना नहीं है। रागिनी सोफे पर बैठ गई और बगल की मेज पर रखे बड़े से लिफाफे से मेडिकल रिपोर्ट्स निकालने लगी। ये देख डॉक्टर अंकल ने ये दिया, रागिनी ने कहा और आयुष की छोटी छोटी उंगलियों को अपनी सोनोग्राफी रिपोर्ट पर बनी एक सफेद आकृति के ऊपर फिराने लगी। आयुष को तो जैसे किसी खजाने की झलक मिल गई। उसने कहा, कब कब? रागिनी ने कहा, 2 महीने बाद, 5 जुलाई को। आयुष उठा, अपने हाथ फैलाए और पूरे घर में एरोप्लेन बनकर मंडराने लगा और जोर जोर से गाता जा रहा था, मेरे घर एक काका आने वाला है। रागिनी और उसके पति मोहित के घर में दूसरा बच्चा आने वाला था। वक्त का जोड़ घटाना गणित करके उन्होंने शादी के 1 महीने बाद जो आने वाली जिंदगी का कैलेंडर बनाया था, उसका हर पन्ना प्लान के मुताबिक पलटता जा रहा था। 2 साल में पहला बच्चा, जब वह 6-7 साल का हो तो दूसरा बच्चा, दोनों के लिए अलग अलग फिक्स्ड डिपॉजिट्स। आयुष की अच्छी परवरिश हो इसके लिए रागिनी ने अपनी बैंक की नौकरी छोड़ दी थी और कई साल से माँ होने की नौकरी, जो अपने आप में फुल टाइम जॉब होती है, बखूबी संभाल रही थी। मोहित एक अच्छी पोजीशन पर था, अच्छी खासी तनख्वाह मिलती थी। साल में एक बार पति पत्नी कहीं न कहीं छुट्टी पर जरूर चले जाते थे और इस बार भी गर्मियों में किसी अच्छे हिल स्टेशन जाने की प्लानिंग चल ही रही थी कि डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी कि रागिनी ट्रैवल नहीं कर सकती। अगले ही दिन मोहित ने रागिनी की मां को याद शहर फोन लगाया और कहा, मम्मी, डॉक्टर ने तो रागिनी को कहा कि वो कहीं आ जा नहीं सकती, तो हमने अपनी छुट्टी भी कैंसिल कर दी है और उसके बाद लक्ष्मी की शादी में याद शहर भी नहीं आ पाएंगे। लक्ष्मी को समझा दीजिएगा। आप ऐसा करिए, शादी के फौरन बाद आप यहाँ रागिनी के पास आ जाइए। हाँ, पापा से कहिएगा 2-2 पेटी लीची और आम जरूर पैक करवा दे। ये आयुष को खाने को नहीं मिले न तो वो मुझे खा जाएगा। रागिनी की मम्मी ने कहा, ठीक है, और वैसे भी अब तो गोद भराई भी होने वाली है। मोहित कोशिश करता था रागिनी को खुश मिजाज रखे। अपने दफ्तर की फाइलें और स्ट्रेस वो घर वापस न लाए। दोनों साथ में पुरानी पिक्चरों के गाने सुनते थे। ड्राइंग रूम में अपने लाल सोफे पर बैठकर नई पिक्चरों के गानों पर अपने माइकल जैक्सन बेटे आयुष का डांस देखते थे और कॉमेडी फिल्मों पर साथ हंसते थे। बच्चों के नामों की किताब खरीदी जा चुकी थी। बच्चों के नाम पर रोज छेड़छाड़ के झगड़े होने लगे थे।
मोहित हर छोटी छोटी चीज के लिए रागिनी का ख्याल रखता था। दफ्तर से फोन करके कैरियर पूछता था, बॉस से बहाने बनाकर जल्दी सरक लेता था। ऐसा लगता था कि इस बच्चे ने अपना जादू दुनिया में आने के पहले ही चलाना शुरू कर दिया था। जिंदगी की दौड़ भाग में मसरूफ हो चुके मोहित और रागिनी फिर से वही पुराने प्रेमी बनते जा रहे थे। रेलवे स्टेशन पर गाड़ी आने में 20 मिनट की देर थी। स्कूल की छुट्टियों का वक्त था और प्लेटफॉर्म पर बैठने तक की जगह नहीं थी। वैसे मोहित अगर बैठना चाहता भी तो आयुष उसे बैठने नहीं देता। वो रेलवे स्टेशन होश संभालने के बाद पहली बार आया था। बहुत खुश था। उसकी नानी जो आ रही थी। मोहित ने रागिनी की मम्मी से कहा था कि वो फ्लाइट के टिकट भेज रहा था। पर आप तो जानते ही हैं कि इन सब मामलों में माँ बाप बच्चों की सुनते ही कहाँ है। ट्रेन आई, नानी उतरी और आयुष तो प्लेटफॉर्म पर ही चालू हो गया। हाथ फैलाकर हवाई जहाज बनकर गाए जा रहा था, मेरे घर एक काका आने वाला है। रास्ते भर नानी से आने वाले बच्चे के बारे में बात करता रहा। ऐसा लग रहा था कि बच्चे की आने की खुशी माँ बाप से ज्यादा आयुष को थी। वो तो इसके अलावा कुछ बात ही करने को तैयार नहीं था। जो उसके घर आता उससे आयुष अपना फेवरेट डिस्कशन शुरू कर देता था और मौका मिलते ही अंदर के कमरे से कागजों का ढेर ले आता था जिसमें उसने कई सारी ड्राइंग बनाई थी। असल में आयुष ने अपने माँ बाप से कह रखा था कि वो आने वाले बेबी का चेहरा गेस करके रोज एक ड्राइंग बनाएगा। नानी हाथ मुंह धोकर उसके लिए लीची छीलने के लिए बैठी ही थी कि आयुष ने कहा, नानी जब बेबी घर आएगा न और मेरी इतनी सारी ड्राइंग में अपनी फोटो देखेगा तो बहुत हैप्पी हो जाएगा। फिर मैं रोज उसे अपने साथ पार्क में खेलने के लिए ले जाऊंगा और उसको अपनी बॉल दूंगा। अपने साथ स्कूल ले जाऊंगा, बिल्कुल नहीं मारूंगा। ऐसा लगता था जैसे आयुष भाई साहब ही सबसे बड़े अथॉरिटी है आने वाले बेबी के ऊपर। रागिनी की माँ ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी। वो बच्चे के लिए ऊन के मोजे बुनने लग गई थी। एक छोटा सा पालना खरीद लिया था और रागिनी के सामने बैठकर धार्मिक ग्रंथ पढ़ने लगी थी। लेकिन आयुष ने पालने को रिजेक्ट कर दिया था। वो मोहित से जिद करके बंक बेड खरीदवा लाया था। कहता था कि वो नीचे वाले बेड पर सोएगा और बेबी ऊपर वाले में। मोहित अक्सर कमरे के एक कोने में बैठा चुपचाप बड़े चाव से आयुष की हरकतों को देखते रहता था और सोचता था कि काश बड़े भी दुनिया को इसी मासूमियत और सरलता से देख पाते जैसे बच्चे देखते हैं। रागिनी की गोद भराई की तैयारियां शुरू हो गई थी। उनकी तरफ गोद भराई बड़ी रस्म मानी जाती थी। प्रेगनेंसी के 7वें-8वें महीने में होती है, जिसमें माँ को ढेर सारे तोहफे और रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी आशीर्वाद देने आते हैं। यूँ तो मोहित ने उससे कह रखा था कि वो सब कुछ संभाल लेगा, पर रागिनी परफेक्शनिस्ट थी और सच कहूँ तो उसे भरोसा नहीं था कि इतने बड़े फंक्शन को उसका हस्बैंड अकेला ऑर्गेनाइज कर पाएगा। रागिनी ने कहा, मुझे ही कर लेने दो। दिन भर एक सोफे से बिस्तर और बिस्तर से सोफे के बीच पेंडुलम की तरह घूमती ही तो रहती हूँ। मुझे लगता है कि गोद भराई की तैयारियाँ एक बहाना ही रहा होगा। रिश्तेदारों की उस फौज से बचने के लिए जो धीरे धीरे घर पर धावा बोलने की तैयारियां कर रही थी। मामियां और भाभियां, चाचियां और फूफियां सब आने का मन बना रही थी। इस बीच आयुष का बेबी पूर्ण जोर शोर से चालू था। अब तो उसके फ्रेंड्स भी बच्चे के बारे में पूछने लग गए थे। आंटी आयुष को बुला दीजिए प्लीज। आंटी बेबी घर कब आने वाला है? बेबी का नाम क्या है? अरे नाम से याद आया कि नाम का महासंग्राम अभी खत्म नहीं हुआ था। अगर लड़का होता तो मोहित ने 3 नाम शॉर्टलिस्ट किए थे, अविरल, आदित्य, हिमांशु। रागिनी ने जवाब में शॉर्टलिस्ट किए थे कुश, मलय, कौस्तुभ। अच्छा अगर लड़की होती तो मोहित ने अपना फाइनल नाम एक ही सोच लिया था, आयशा। और रागिनी का फैसला था कि उनकी बेटी का नाम अदिति होगा।
इन 8 नामों की लड़ाई में बेचारा आयुष पिसा जा रहा था। न जाने कितनी बार वो पर्चियां उठा चुका था, न जाने कितनी बार वो आंखें बंद करके बड़ी सी शीट पर कई नामों में से एक नाम पर उंगली रख चुका था, लेकिन हर बार मियां बीवी में कुछ न कुछ आरोप प्रत्यारोप हो जाते थे और फैसला खारिज हो जाता था। ये सब करते करते गोद भराई का दिन भी आ गया। घर रिश्तेदारों से भरा था। औरतें ढोलक मंजीरे पर अपनी धुन में गाने लगी थी। उधर अपने कमरे में रागिनी तैयार हो रही थी। साड़ी नहीं छांट पा रही थी, उलझ रही थी। आखिरकार तैयार होकर ड्राइंग रूम की ओर बढ़ी। मोहित को देखा। खूबसूरत लेकिन बेहद थकी हुई लग रही थी। पिछले कुछ घंटों की किचकिच में उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। बेहोश होने लगी। एक दीवार के सहारे खड़ी हो गई। फौरन रागिनी को अस्पताल ले जाने की जरूरत थी, वरना कुछ भी हो सकता था। एम्बुलेंस वाले ड्राइवर से मोहित 3 बार कह चुका था, भैया जरा सा तेज चलाइए। नहीं सुन रहा था। आखिरकार मोहित उस पर चिल्ला गया था। बदहवास था वो। बस आधे घंटे पहले तक सब कुछ ठीक था, जैसे जिंदगी का साफ सुथरा फ्रेम। लेकिन अचानक किस्मत ने उसका शीशा चटका दिया था। रागिनी बेहोश थी और जवाब नहीं दे रही थी। बड़ा अकेला महसूस कर रहा था वो। अचानक मोहित अफरातफरी में अस्पताल पहुंचा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि रागिनी का ख्याल करे या दौड़कर पर्चा बनवाए। क्या डॉक्टर्स ने आखिरकार रागिनी को एडमिट कर लिया। मोहित जाकर उसके बेड के बगल में बैठ गया, उसका हाथ थाम लिया। पहली बार रागिनी के इस बहादुर लड़की के चेहरे पर शिकन देखी थी। माँ बनने का सपना वो बचपन से संजोए थी। ये सपना वो खोना नहीं चाहती थी। मोहित ने रागिनी की कातिर दफ्तर से छुट्टी ली। दौड़ते हुए सब काम करता रहता था दिन भर। और उधर घर पर माँ एक नन्ही सी जान आयुष का ध्यान बटा रही थी और प्रार्थना कर रही थी कि उसकी बेटी ठीक हो जाए। लेकिन रागिनी की हालत सुधर ही नहीं रही थी। उम्मीद और नाउम्मीदी के बीच एक दरीचा है और उस दरीचे से मोहित अपनी पत्नी की जिंदगी को देख रहा था। उसने तो सारी जिंदगी का सोचा समझा प्लानर तैयार कर लिया था। कब शादी करेगा, कब पहला बच्चा होगा, कब दूसरा, कब उनके लिए फिक्स्ड डिपॉजिट। लेकिन इस सोचे समझे कैलेंडर में एक नया पन्ना कहीं से उड़कर आ गया था। एक दिन डॉक्टर ने कहा, सॉरी हम डिलीवरी डेट तक वेट नहीं कर सकते हैं। हमें ऑपरेशन करके प्रीमेच्योर डिलीवरी करनी होगी। 2 दिन बाद मरीजों वाली हरी ड्रेस पहनकर रागिनी अपने वार्ड से निकल गई, पहियों वाले स्ट्रेचर पर सवार होकर। अटेंडेंट उसे लंबे कॉरिडोर में लेकर चले। मोहित भी साथ ही चल रहा था। नास्तिक था पर आज किसी अनजाने इष्ट देवता को याद भी कर रहा था। ऑपरेशन थिएटर के बाहर उससे रुकने को कहा गया। मोहित एक बेंच पर बैठ गया और इंतजार करने लगा। बहुत देर हो गई। दूसरे ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी खत्म भी हो गई और पेशेंट बाहर भी आ गया। मोहित बेचैन हो रहा था। अचानक डॉक्टर ऑपरेशन के बाद धुले हाथों को पोंछते हुए बाहर आया और कहा। मोहित अचानक खड़ा हो गया। डॉक्टर ने कहा, आपकी वाइफ एकदम ठीक है, लेकिन आपका बच्चा स्टिल बोर्न बेजान पैदा हुआ है। मोहित और रागिनी की जिंदगी का खूबसूरत फोटो फ्रेम जमीन पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया था। वो बच्चा जिसका उन्हें 1 साल से इंतजार था, वो उनकी जिंदगी में आने से पहले ही उन्हें अलविदा कहकर चला गया था। ये बात सिर्फ रागिनी की माँ को बताई गई। रागिनी का प्राइवेट वार्ड दिन भर दोनों औरतों की सिसकियों से भरा रहता। मोहित के अंदर भी बहुत कुछ उमड़ रहा था, जैसे किसी ने तकलीफ में डूबा हुआ खंजर उसके सीने में डालकर हाथ को फिरा दिया हो। वो भी जोर जोर से सिसक कर रोना चाहता था, लेकिन मजबूर था। ऐसे वक्त पर कमजोर नहीं दिख सकता था। घर पर आयुष को एक झूठ बता दिया गया था कि उसकी मम्मी को एक इन्फेक्शन हो गया था और उसे किसी से भी मिलने की मनाही थी। मोहित और रागिनी का अपना गम इतना तकलीफदेह नहीं था,
जितना उस लम्हे का डर जब अपने घर में वापस दाखिल होने वाले थे। काली हाथ। वो दोनों जब घर से निकले थे तो उस नन्हे से सपने को घर लाने के लिए निकले थे, जो 1 साल से उनकी आंखों में बसा हुआ था। लेकिन आज वो सपना जल चुका था। रागिनी को अस्पताल से घर जाने की इजाजत मिलने वाली थी, लेकिन शायद कुछ वक्त के लिए उसे किसी भी चीज का कोई मोह ही नहीं बचा था। वो टूट चुकी थी, दीवारों को ताकती रहती थी, अचानक रो पड़ती थी। कुछ और दिन बीत गए। आखिरकार एक दिन रागिनी को डिस्चार्ज कर दिया गया। मोहित ने अस्पताल से चलने से पहले घर फोन किया। आया ने उठाया। आयुष कहाँ है? मोहित ने कहा। एरोप्लेन बना हुआ है साहब। पीछे आयुष के जोर जोर से गाने की आवाजें आ रही थी। वो हाथ हवा में फैलाकर हवाई जहाज बनकर सारे घर में गाता फिर रहा था, मेरे घर एक काका आने वाला है। मोहित ने बिना कुछ कहे फोन रख दिया। पेपर वर्क पूरा हो गया था। वो लोग चल दिए। आधे घंटे बाद मोहित ने अपने घर पर घंटी बजाई। आया ने दरवाजा खोला और पलटकर चिल्लाई, आयुष देखो कौन आया है। आयुष दौड़ता हुआ आया। वही एरोप्लेन वाली मुद्रा करता हुआ बोला, कहाँ है बेबी, कहाँ है बेबी? मोहित ने पलटकर रागिनी और उसकी माँ को देखा। रागिनी बोली, लो ये है तुम्हारा बेबी। रागिनी की गोद में एक छोटा सा बच्चा था, पाँव मारता हुआ, अपनी जरा सी मुट्ठियां भींचता हुआ, अपनी आंखें खोलकर रोशनी में मीचता हुआ। रागिनी की बेटी उसे छोड़कर चली गई थी और आयुष की खुशी की खातिर मोहित और रागिनी ने एक नन्ही सी जिंदगी को एक नई जिंदगी देने का फैसला कर लिया था, अनाथालय जाकर।